जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 ऐसी रेशोज़ जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप कॉपी पेन ले लें और इनको लिखना शुरू करें, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। 5 रेशोज़ फॉर फंडामेंटल एनालिसिस दैट आर रियली इम्पॉर्टेंट नीड टू कंसिडर। अब सबसे पहले इसमें आप कौन सी लेते हैं? EPS रेशियो इसको कहा जाता है, अर्निंग पर शेयर। अब जब आप कंसिडर करते हैं अर्निंग पर शेयर, तो क्योंकि आपने ये देखना होता है कि जब आप मार्केट में शेयर ख़रीदते हैं तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उस हिसाब से आपको उसके ऊपर रिटर्न भी मिल रहा है। तो आप 4 महीने के बाद जो रिटर्न आता है, फिर 8 महीने के बाद और फिर 12 महीने के बाद, इसको 3 क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप पहले 3 क्वार्टर्स का जो है अर्निंग पर शेयर एक कंपनी का निकालते हैं और फिर उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज जो होती हैं उनका भी अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। और फिर आप देखते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें आपको कौन सी कंपनी बेटर अर्निंग पर शेयर दे रही है। इसके बाद फिर हम आते हैं 1 साल का इसका डाटा निकालते हैं, फिर 2 साल का और फिर इसी तरह से 5 साल का। जो आइडियल कंडीशन होती है आप 10 साल की देखते हैं, ताकि जो बिज़नेस स्टेबल है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है उसके लिए 10 साल का डाटा बहुत ही आइडियल होता है। तो अर्निंग पर शेयर ये हमारी पहली रेशियो है जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए करना होती है, कंसिडर करना है। दूसरी जो हमारी रेशियो है वो बहुत अहम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग। अब इसमें एक आपने जो मार्केट प्राइस दी होती है जो भी शेयर की है, तो उसके बाद फिर उसकी अर्निंग आ जाती है। सपोज़ करें कि मार्केट प्राइस 10 रुपये थी और उसकी अर्निंग पिछले क्वार्टर में जो है वो 2 रुपये रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्राइस सपोज करें 12 हो गया और अर्निंग जो है वो 2 से कम होगी, और थर्ड क्वार्टर में जो प्राइस सपोज करें बढ़ रही है और अर्निंग जो है वो कम हो रही है। तो ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है इस पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ये अगर ओवरऑल डिक्रीज़ कर रही हो तो ऐसी सूरत में ये ज़्यादा फेवरेबल कंसिडर किया जाता है इसको, क्योंकि अर्निंग बढ़ रही होती है और प्राइस जो है उस हिसाब से मसलन प्राइस भी ग्रो कर रही है लेकिन अर्निंग के ग्रोथ रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब ऐसा हो तो ऐसी सूरत में हम ये कह रहे होते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट कर रही है। तो ये अगर रेशो डिक्रीज़ कर रही हो विद टाइम तो ये हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो रेशो है ये बहुत अहम है, डेट टू इक्विटी। इसको डेट भी बोलते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशो जो है ये आप देख रहे होते हैं, अगर तो कंपनी का डेट बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और इक्विटी डिक्रीज़ हो रही है तो ऐसी सूरत में ये और रेशो बढ़ रही होगी। लेकिन अगर डेट जो है वो कम हो रहा है और इक्विटी बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा होगा। तो ये भी नेट इफ़ेक्ट अगर डिक्रीजिंग है पिछले 3 क्वार्टर्स का, पिछले 5 साल का या पिछले 10 साल का, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप इसको फेवरेबल कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चौथी रेशो है इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोला जाता है। अब बहुत से लोगों को ये बात अगर कंफ्यूज कर रही हो कि इक्विटी क्या होती है तो उनको समझने की ज़रूरत है कि आपके पास जो टोटल कैश है या टोटल जितना भी आपका एसेट्स हैं, अगर उनमें से लाइबिलिटीज़ को निकाल दिया जाए, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को निकाल दिया जाए तो लास्ट में जो बचता है उसको इक्विटी कहा जाता है।
तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, अगर ये इंक्रीजिंग है, यानी कि हर साल या हर 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता हर साल बढ़ रहा है, रिटर्न बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंसिडर होता है। पांचवी और लास्ट हमारी जो रेशियो है, ये मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू है। अगर मार्केट प्राइस बढ़ रही है लेकिन बुक वैल्यू हमारी उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसी सूरत में ये बुक वैल्यू कब बढ़ती है? जब एसेट्स बढ़ रहे होते हैं, कंपनी के जो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो जब बढ़ रहे होते हैं, तब बुक वैल्यू बढ़ रही होती है। तो अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं एसेट्स, तो ऐसी सूरत में मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग फैक्टर अगर देता है तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। 5 रेशो आज की वीडियोस में हमने बताने की कोशिश की। सबसे पहली हमारी अर्निंग पर शेयर, दूसरी प्राइस टू अर्निंग, और तीसरी डेट टू इक्विटी, चौथी हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी, और पांचवी हमारी मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू। ये 5 जो रेशोज़ हैं ये आपने स्टडी करना होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।